एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया है, आज है इसका सेकेंड लेक्चर जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज होगा। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन हमारे आज के सेशन में। ठीक है, एक सेकेंड में कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको मैडम का बेटर व्यू मिल जाए एंड एकदम बढ़िया। ठीक है, नाउ बेटर। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगी। और ये लेक्चर आज का क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एज वेल, तो उस चीज का भी जिक्र हमारे यहाँ पर होगा। ठीक है, सो प्लीज 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 पूरा का पूरा लेक्चर आप अटेंड करें। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। देयर इज ए रीजन कि ये सेशन आपका रिकॉर्डेड है, सो दैट हम ज्यादा पढ़ाई कर सके और कम बातें कर सके एंड जल्द से जल्द आप लोगों का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट किस हिसाब से वेरी करता है, किस हिसाब से चेंज होता है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बारी एनसीईआरटी की तरफ नजर घुमाते हैं। एंड एनसीईआरटी की तरफ नजर घुमाना क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरू से हमें सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड उसके बाद ही चीजें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपकी एनसीईआरटी में जो ये कौन सा पेज नंबर, देखो मेरे पीडीएफ में ये पेज नंबर गिवन है 218। आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा। हम जनरल प्रॉपर्टीज से शुरू करें, जनरल प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर रहे हैं। एंड देयर इज अ रीजन कि मैं एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एट द बैक ऑफ आवर हेड कॉन्स्टेंटली एक थॉट रहता है कि यार मैम के दिए गए नोट्स तो कर लिए पर एनसीईआरटी रह गई, मैम ने जो बताया था वो तो कर लिया पर एनसीईआरटी रह गई। सो मेरा मेन एम ये है कि मैं एनसीईआरटी भी साथ साथ करवाऊं आपको और अपने नोट्स भी साथ साथ करवाऊं, ताकि दो बारी आपको चीजें ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या गिवन है? Nearly all the transition elements display typical metallic properties. Typical metallic properties माने 9वीं क्लास में हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। 10वीं क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आ गया था। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल्स की, जैसे कि मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि उन्हें हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब उन्हें मैं प्रेस करके थिन शीट्स बना सकती हूँ। मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि उनके थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और उनमें बहुत ही खूबसूरत चमक होती है, यानी कि मेटालिक लस्टर होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी जैसे शब्दों में कंफ्यूजन थी, अब नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जिंक में तो D10 होता है, तो जिंक, कैडमियम, मर्करी, मैंगनीज, मतलब जिंक, कैडमियम, मर्करी ये डी ब्लॉक तो है ही नहीं। ठीक है, मैंगनीज Mn ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, बट इनमें क्या लिखा है? दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। ठीक है, कि भाई जिंक, कैडमियम, मर्करी, मैंगनीज ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रेजेंट रहते हैं। अब हमारे सिलेबस में से सॉलिड स्टेट नामक एक चैप्टर है जिसको रिमूव कर दिया गया है, पर उस चैप्टर में ना हम अलग अलग लैटिसेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है। HCP एक अरेंजमेंट होता है, BCC, देन तुम्हारा CCP, ये अलग अलग तरह के अरेंजमेंट होते हैं। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही ये हमें पढ़ना है, तो इस चीज को हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आते हैं हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे। पहले मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, फिर एनसीईआरटी से पढ़ाने के बाद जो मैं आपको ज्ञान देना चाहती हूँ वो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, the transition metals with the exception of zinc, cadmium and mercury. Again देखिए, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेंगे। याद रखिएगा,
मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा है? रुको मैं इस साइड आ जाती हूँ, ग्राफ बाद में समझाऊंगी, पहले मैं इस साइड आ जाती हूँ। ओह, अब ठीक है, बेटर है ना, मैम का बेटर व्यू है अब। ठीक है, सो जो ये लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी। तो द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी, यानी कि जो भाई हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और लो वॉलेटिलिटी शो करते हैं। वॉलेटाइल चीजें क्या होती है बेटा? जो तुरंत वेपर में, तुरंत भाप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो चीज जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, अब जैसे सपोज जिन चीजों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होंगे उनके बॉन्ड्स को तोड़ना मेरे लिए उतना ही मुश्किल होगा। अब अगर बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होगा तो उस चीज को गैस में कन्वर्ट करना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो वॉलेटाइल चीजें वो होती हैं जो जल्दी ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इतना तो बेसिक अपने को समझ में आता है ना कि चीजें सॉलिड से वेपर में कब कन्वर्ट होंगी? जब बीच के बॉन्ड्स चेंज होंगे। इसलिए जरूरी होता है 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि चेंज ऑफ स्टेट हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टडी है। The transition metals, with the exception of zinc, cadmium, are very hard and have low volatility. Their melting and boiling points, their melting and boiling points are high. अब ये जो हमारे बगल में ग्राफ है इससे हमें पता चल रहा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार होता है। ठीक है, so now we will look at the melting and boiling point. ये देखिएगा, अच्छा ग्राफ के पीछे तो मैम आ गई है तो पढ़ना पड़ेगा। ओए 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 ओ ओ ओ ओ, बहुत नीचे आ गए हम, एक सेकेंड, ग्राफ बाद में दिखाती हूं मैं, पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, the high melting points of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to ns electrons in the interatomic metallic bonding. क्या चल रहा है ये? कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है इसमें? जो भी ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आ जाते हैं अपनी किताब पर वापस आते हैं भाई, हमें तो हमारी स्लाइड्स में जाकर ही चीजें समझ में आएंगी। अब मैं नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, चलिए अब अच्छे से पढ़ते हैं। अब एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। देखो मुझे नहीं पता कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, वी हैव नो आइडिया, बट ऑल आई कैन डू इज जस्ट एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स टू यू अच्छे से। The high melting points of these metal are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding. तो डी ब्लॉक मेटल्स की बात हो रही है। मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग तो होगी ना। ठीक है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसी तरीके से मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होगा। सबको पता है, इतनी बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अब जिस चीज के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उस चीज के बॉन्ड तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात है ना, जहां पर रिश्ते मजबूत होते हैं वहां पर रिश्तों को तोड़ने के लिए, सीरियल में दिखाते हीरो हीरोइन के रिश्ते अगर मजबूत होते तो जो विलन होता है उसको बहुत सारी आग लगानी पड़ती है, बहुत सारी चुगलियां लगानी पड़ती है बॉन्ड्स को तोड़ने में। सो द सिमिलर केस वुड बी हैपनिंग है। ठीक है, जहां पर हमारे मेटालिक बॉन्ड्स मजबूत होंगे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टू ब्रेक देम इन एडिशन टू दी ns electrons in the interatomic metallic bonding. In any row, the melting points of these metals rise to a maximum of D5. ये ऐसे लिख रखा है D5 except for anomalous values of Mn and technetium and fall regularly as the atomic number increases. उन्होंने बोला है कि यार कायदे से क्या होता है, एक बारी हम लोग ना सारे लोग ग्राफ की तरफ देखेंगे। एक मिनट रुको, ओ एक बारी हम सारे ग्राफ की तरफ देखेंगे। तो ये देखो स्कैंडियम वाला ग्राफ किधर है, ये देखो टाइटेनियम। तो देखो टाइटेनियम से वैनेडियम पर गई बड़ा, वैनेडियम से क्रोमियम पर गई बड़ा, पर क्रोमियम से जैसे ही मैं मैंगनीज पर गई घट गया, फिर मैंगनीज से वापस से आयरन की तरफ बढ़ा एंड देन धीरे 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 घटता नीचे की तरफ आ गया है। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई तुम जब अक्रॉस अ पीरियड
ये पीरियड की बात चल रही है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फीको, निकू, जेडिन, ये एक पीरियड है। ग्रुप समझ के इस ट्रेंड को मत समझना, एक पीरियड के ट्रेंड की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि भाई जब तुम स्कैंडियम वाले पीरियड में या तुम 3D सीरीज वाले पीरियड में जब मूव करोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ेगा, बट उसके बाद मैंगनीज में डिप आएगा, बट फिर चीजें वापस से बढ़ने लग जाएंगी। अच्छा, अब एक बारी हम जर्कोनियम वाला देखते हैं। जर्कोनियम वाले में क्या है, जर्कोनियम से Nb तक बढ़ा, फिर मोलिबेडनम तक बढ़ा, देन टेक्नीशियम पे नीचे चला गया, फिर ऊपर आया एंड फिर नीचे आया। तो जो ये लास्ट वाली लाइन है, एक्सेप्ट फॉर अनोमलस वैल्यू ऑफ Mn एंड Tc, ये क्या कह रहा है? ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लास्ट वाली लाइन को मैं बहुत ही कम शब्दों में समझाती हूँ। लास्ट वाली लाइन कह रही है कि भाई होना क्या चाहिए था कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ही तुम सीरीज के मिड में आ गए हो, जैसे 3D सीरीज का मिड क्या है, Mn, तो Mn तक बढ़ना चाहिए था, फिर Mn के बाद घटना चाहिए था। सिमिलरली जर्कोनियम से गई मैं Nb तक, Nb से गई मोलिबेडनम तक, मोलिबेडनम से गई जब टेक्नीशियम तक, Tc तक, तो बढ़ना चाहिए था, पर हो क्या रहा है, मोलिबेडनम के बाद Tc में घट रहा है। तो कायदे से मैंगनीज तक, टेक्नीशियम तक बढ़ना चाहिए था, फिर टेक्नीशियम से गिरना चाहिए था, परंतु केमिस्ट्री इज नथिंग विदाउट एक्सेप्शंस, तो ये दो हमारे एक्सेप्शनल बिहेवियर है, अनोमली है। ठीक है, इसको हम अनोमली कहते हैं। अब जैसे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए बढ़ रहा है, ये हॉफमैन से यहां तक, देन यहां तक, टंगस्टन तक बढ़ रहा है, एंड देन फिर वापस से नीचे आ रहा है। तो कायदे से यही होना चाहिए था, बढ़े फिर नीचे आए। बस टेक्नीशियम एंड मैंगनीज में हमें किसी प्रकार का एक्सेप्शन देखने को मिल गया है। अंडरस्टूड? तो हमें ये ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा, ये ग्राफ देख के मुझे ये भी चीज समझ में आ रही है कि 3D सीरीज से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है मेरी 4D सीरीज का, 4D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है मेरी 5D का। जैसे ये देखिए ना आप, ये आपकी 3D सीरीज है, तो 3D से ज्यादा तो 4D का है, 4D से ज्यादा 5D का है, तो ये ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, चलिए अब मैं वापस से आप लोगों की एनसीईआरटी लगा देती हूँ, एंड आई रियली होप कि आपको चीजें साथ के साथ समझ में आ रही है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार ना हम इसको इग्नोर कर देते हैं, एंड इफ यू वांट कि मैं इसको ब्रेक्स में करवाऊं, तो मैं इसको ब्रेक्स में भी साथ के साथ करवाती रहूंगी, मेरा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए चीजें इस तरीके से कि तुम अपने सीयूईटी में भी कर दो, बोर्ड्स में भी कर दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कर दो, हर जगह पर बस बारी बारी ना पढ़ना पड़े। ओके, तो हमने कहां तक पढ़ लिया है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to ns electrons। तो देखो, टाइटेनियम में क्या है, d इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन है, वैनेडियम में क्या है, d इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन है। बट जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम की तरफ मूव कर रही हूं, s इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है, हर एक में दो 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 है। अगर मैं क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शंस को इग्नोर करूं, हर एक में दो 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 है। चेंज क्या हो रहा है, डी का नंबर चेंज हो रहा है। एक बारी D1 है, फिर D2 है, D3 है, D4 है, D5 है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई क्यों ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रही है, जैसे जैसे तुम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, ये मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ रही है? ये मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग भी तो बढ़ेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, वो बस ये कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5, कि भाई जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 होगी ना, उसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब D5 तो मैंगनीज में होता है 3D5 4s2, पर मैंगनीज की तो कम है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए, so they have high enthalpies of atomization. So now we will be talking about this very specific term called enthalpy of atomization. अब अगर हम लोगों ने अच्छे से हमारी
11वीं क्लास में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ा होता तो हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है पता होता। बट ठीक है, नहीं पढ़ा तो क्या करें मैम, कोई नहीं, इसलिए तो स्वाति मैम है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब होता है? एंथैल्पी माने एनर्जी, एटमाइजेशन माने कि चीजों को एटम्स में कन्वर्ट करने में। जैसे सपोज मेरे पास HCl है, अब HCl के केस में क्या है, मैं आगे चलती हूँ, पहले आगे आपको समझाती हूँ। HCl के केस में क्या है, पहले जो मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना, जो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं पे करेगा। जैसे सपोज HCl है, अब HCl क्या है, एक कंपाउंड है। यस मैम, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना अलग हो जाएगा, क्लोरीन अपना अलग हो जाएगा। तो पहले हाइड्रोजन एंड क्लोरीन साथ में मिलकर एक मॉलिक्यूल था, एक कंपाउंड था। जब इस कंपाउंड को मैं तोड़ूंगी तो ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं तुम्हें कि बेटा मुझे ना HCl को तोड़ने में 24 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो इसका क्या मतलब है कि HCl की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 24 किलो जूल है, कि भाई HCl को एटम्स में कन्वर्ट करने में मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। सो दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आया सम आया समझ में सभी को? किसी के कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही जल्दी जल्दी और बढ़िया तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो बढ़ रही है। वापस से तुम नीचे ट्रेंड देख सकते हो, सारे के सारे बच्चे नीचे ये ट्रेंड देख सकते हैं। मैं एक सेकंड पेन चेंज करती हूँ, रेड पेन लेती हूँ। अब देखिए, देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ी, यहां पर बढ़ी, बट फिर नीचे गिर जाएगी, और वो गिरेगी। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। क्यों होगी मैम? अब मैं आपको बोलूं, मैं आपको ना एक दो केस देती हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है? बहुत ही इजी से सिंपल से एग्जांपल्स हैं। ये अगर सिंगल लाइन आपको समझ में आ गई ना कि जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि मैं हूं, यहाँ पे ये मैं बना देती हूँ बड़े बड़े बाल, और यहाँ पर है मेरी एक फ्रेंड जिसके छोटे छोटे बाल है, चलो इसे छोटे बाल बनाते हैं। अब हम दोनों की फ्रेंडशिप है बेटा 15 साल पुरानी, इतनी पुरानी, 15 साल पुरानी। और उसके बाद फिर ये मैं हूं, और मेरी एक और फ्रेंड है, इसके भी बाल छोटे छोटे बना देते हैं। हमारी दोस्ती है केवल 5 साल पुरानी, ठीक है? सो ये और मैं 15 साल से दोस्त हैं, ये और मैं 5 साल से दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं। बट कंपैरेटिवली किसके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? अब यूं मत बोलना नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, हमें तो हमारे 5 साल वाले दोस्त के साथ भी बराबर बॉन्ड होता है। मैं थोड़ा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने पर आपको मजबूर करना चाह रही हूँ। एक जगह पर बहुत पुरानी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है तो मजबूत दोस्ती है, उस दोस्ती को तोड़ने में मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और एक नई नई दोस्ती है, अभी नए नए दोस्त बने हैं, तो वो दोस्ती जल्द ही टूट जाएगी क्योंकि इतने ज्यादा कनेक्शन, इतने ज्यादा फीलिंग्स अटैच नहीं होती है। सिमिलरली जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग कैसे होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्डिंग होती है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग, जितनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा मेहनत मुझे लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में, तो उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। आर थिंग्स मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस? थोड़ा ज्यादा, कम, कोई सेंस बन रहा है? कि greater the number of valence electron stronger is the resultant bonding, और बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा होगा हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आ गया समझ में? चलिए
the metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of first series. अब ये जो चीज है ये हम अपनी इस ग्राफ में भी देख पा रहे हैं. दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस इन द ग्राफ. एक सेकेंड रुक जाइएगा, इरेज कर देते हैं, फिर आपको ग्राफ दिखाते हैं. ये देखिएगा, जो आपकी हरी वाली सीरीज है दैट इज फर्स्ट सीरीज, यानी कि 3D सीरीज. डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है? 3D सीरीज. तो ये है आपकी 3D सीरीज, ये है आपकी 4D सीरीज एंड ये है आपकी 5D सीरीज. तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन चेंज हो रही है. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पहले कम था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, यानी कि वो इवेंचुअली धीरे धीरे बढ़ता रहा. अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों है कि जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज. तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे जो हमारी मार्किंग स्कीम्स है वहां पर जो आंसर लिखा है मैं वो आपको बताऊंगी. सही आंसर तो कुछ और है जिसमें शील्डिंग इफेक्ट वगैरह हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है, बट हम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है उसके बारे में बात करेंगे. बिकॉज जो हमारे 4D सीरीज और 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है. ठीक है, जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है. स्ट्रॉन्ग मेटल बॉन्डिंग होगी इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी. इसका असली रीजन हमारा शील्डिंग इफेक्ट है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस खींच के रखते हैं जिस वजह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है. बट वी डू नॉट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल बिकॉज मैंने चेक किया था एक दो जगह इस क्वेश्चन को सर्च करके, यही मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है, यही वन ऑफ द मोस्ट फेमस आंसर है. सो वी विल गो विद दिस बिकॉज जो हमारी हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है. अंडरस्टूड? चलिए अब एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा उधर भी नजर घुमा लेते हैं हम. सेम ही चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी एक बारी नाम के लिए तो बेटा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. दी ट्रांजिशन मेटल्स ये कर लिया है हमने. यस, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग. वीव ऑलरेडी डन दिस. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential. अब standard electrode potential हम डिस्कस करेंगे आगे, इसी चैप्टर में करेंगे हम डिस्कस, so do not worry. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal, metals with very high enthalpy of atomization, that is metals with very high boiling point, tend to be noble in their reactions. अब मान के चलो कि इसको ऐसे समझो आप, नोबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपस में एक दूसरे के साथ या किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते. जैसे जो नोबल राजा महाराजा होते हैं वो ऐसे आलतू फालतू में किसी से बात नहीं करते. उन्हें जिससे काम होता है, जिससे उन्हें अपनी ट्रेड या बिजनेस करना होता है, वो उसी से बात करते हैं. ठीक है, अब अगर किसी राजा महाराजा के पास बहुत सारा पैसा है, अंधा पैसा है, तो वो क्यों किसी से बात करेगा? उसकी कोई गरज थोड़ी ना है, उसको कोई काम थोड़ी ना है. सिमिलरली ऐसे मेटल्स जिनकी हाई हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है या जिनकी वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो नोबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बॉन्ड को तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, उनको एटम में कन्वर्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है. अब मुश्किल चीजों के साथ रिएक्शन होने भी तो मुश्किल है. अब जैसे बहुत सारे तीर्थ, जो हमारी तीर्थ यात्राएं होती हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये इतने दूर दूर पहाड़ों पर होते हैं. एवरीबडी वांट्स टू गो देयर बट एवरीबडी कैन नॉट गो देयर ना. बहुत ज्यादा ट्रैकिंग वगैरह करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं बस हम दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे, भगवान जी ऐसे ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे देंगे. ठीक है, सो जो चीज जितनी ज्यादा मुश्किल होती है वहां तक पहुंचना उतना ही मुश्किल है.
है ना। सिमिलरली जिन चीजों के बॉन्ड तोड़ने मुश्किल है तो वो चीजें किसी और के साथ कभी रिएक्ट कर नहीं पाएंगी, और रिएक्ट नहीं कर पाएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा नोबल रहेंगे। जैसे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए तो उन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। वो क्यों नहीं रिएक्ट करती है? क्योंकि उनकी ऑलरेडी वैलेंसी पूरी हो रखी है, उन्हें जरूरत ही नहीं है ना किसी के साथ रिएक्ट करने की। ठीक है, चलिए, another generalization that may be drawn from figure 8.2 is that the metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding metals in the first series. This we have already discussed. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस तरीके से आने वाली सीरीज की ज्यादा होती है। अंडरस्टूड एवरीबडी? ज्यादा तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? अगर ज्यादा हो गया है एंड इफ यू वांट मी टू स्टॉप तो मैं रुक जाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा एटॉमिक साइज और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको वी विल डू लेटर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं, या डू आई नीड टू इंट्रोड्यूस मोर डायग्राम्स, डू आई नीड टू इंट्रोड्यूस मोर क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट मी टू चेंज इन द वे आई टीच, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हारा बोर्ड्स है भाई, तुम्हें पढ़ना है, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, सो डू लेट मी नो क्या करना है, कैसे करना है इन दी कमेंट सेक्शन। इसलिए ये वाली क्लास में थोड़ा छोटा रख रही हूँ ताकि मुझे पता चलता जाए कि भाई मेरे बच्चों को जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है नहीं, या डू आई नीड टू डू सम चेंजेस। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें वी विल बी डूइंग एटॉमिक रेडियस। कहीं तुम्हें लग रहा है कि मैं क्लास नहीं बना के लेके आई हूँ इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। कई बार ना बच्चों को प्रूफ चाहिए होता है। तो देखिए, एटॉमिक साइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव के कारण हमारा एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नामक एक चीज है जो अफेक्ट होती है। देखिए, सारा सब लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू पुट टू मच प्रेशर आप लोगों के ऊपर कि नहीं नहीं आज ही समझो, आज ही समझो। नहीं चमक रहा होगा तो क्या करेंगे, पहले इन दो चीजों को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कांस्टेंट रिविजन हमें चाहिए होता है। फर्स्ट डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स अच्छे से एंड देन तो फिर हम करेंगे ही। हु स्टॉपिंग अस टू डू एनीथिंग, है ना। कौन ही रोक रहा है हमें कुछ करने से। तो अब हम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, चीजों को बढ़िया तरीके से कर लेंगे। ओके, एंड यस, रही बात बायोमोलिक्यूल्स की, यार काफी बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है उसकी पीपीटी बनाने में और सारी चीजें करने में, एंड द प्रोसेस इज ऑन इट्स वे। मैं कर रही हूँ, पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थोड़ा सा समय दीजिएगा, जल्द ही वो भी आएगा। ठीक है, ओके, सो आई सी यू गाइस इन द क्लास। तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, एंड तब तक के लिए बाय बाय।